हेलो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं डिवीज़न ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है। तो मेनली हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन रहता है कौन कौन से तरीके से होता है। तो मेनली अगर बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो जो ब्लड रहेगा, ब्लड मेनली टू डिवीजन्स में ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। एक रहता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, जिसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं। दूसरा रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसको हम लेसर सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो जो दोनों सर्कुलेशंस होते हैं, इन दोनों सर्कुलेशंस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन। जितना भी हमारा कॉन्टिन्यू ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे, और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना ही रहता है इसमें। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू क्या होगा, हमारा जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, न्यूट्रिएंट का हो, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। सिस्टमिक सर्कुलेशन को मैंने जैसे पहले बताया ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ओवरऑल जितने भी बॉडी टिश्यू होंगे वहाँ तक ये ब्लड ले जाने का काम करता है। क्योंकि ये ब्लड कैसा रहेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, तो ये हार्ट से पूरे बॉडी को वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। नेक्स्ट है ब्लड पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पासिंग थ्रू द सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टीरियल सिस्टम एंड रीचेज द टिश्यूज। तो जो ब्लड रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जाएगा, ये कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये हमारी एओर्टा के थ्रू ओवरऑल जो पूरी बॉडी रहता है, बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ तक जाता है। और ये किस में इन्वॉल्व होता है, तो जो हम पढ़ चुके हैं आर्टीरियल सिस्टम में। आर्टरीज से ब्लड कहाँ पे जाएगा, आर्टरीज जो एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से फिर आर्टरियोल्स में और फिर कैपिलरीज में, उसके थ्रू होता हुआ बॉडी टिश्यू, जितने भी बॉडी टिश्यू होंगे वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये ब्लड कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, वहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन्स होंगे या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये सभी जितने हमारी बॉडी के आर्गन्स रहते हैं वहाँ ये पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज अकर्स एट द कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज होती हैं, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, जो कैपिलरीज होती हैं इनकी जो वाल रहती है वो थिन रहती है। तो थिन होने के कारण जितने भी सब्सटेंस रहते हैं ब्लड में और जो बॉडी टिश्यूज रहेंगे उनके बीच में ये गैसियस एक्सचेंज या फिर कह सकते हैं एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो जितने भी वेरियस सब्सटेंस रहेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हों, हार्मोन्स हों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट हों, सारी चीज़ों का एक्सचेंज वहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कैपिलरीज को हमने बताया भी था, क्या कहते हैं, एक्सचेंज वेसल्स भी कहा जाता है। क्योंकि ओवरऑल जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट से लेके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे या फिर जितनी भी गैसेज होंगी उनका ट्रांसपोर्ट, इनका एक्सचेंज कैपिलरीज के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ब्लड एंटर्स द वीनस सिस्टम एंड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो जब वो एक्सचेंज हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेन्यूल्स में आएगा, वेन्यूल्स से वेन्स में, फिर वेन्स से सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कवा में आएगा, और उसके थ्रू वहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाता है। तो एक्सचेंज होने के बाद जब वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गई, वो कहाँ पे चली जाएगी, टिश्यूज़ ले लेंगे। और टिश्यूज़ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, CO2 होगा, CO2 के साथ साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वेंस के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड इंटर्स टू द राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो किसके थ्रू आता है, तो मैंने बताया भी था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है। वहाँ पे इसके बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहते हैं। अब जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स को जाता है। किसके थ्रू जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो यहाँ से ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू
कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में। दस द थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यूज एंड वीनस ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट फ्रॉम टिश्यूज। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी टिश्यू तक जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पूरी बॉडी से हार्ट तक आता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, वीनस ब्लड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड लेसर सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेसर सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड रहेगा, ब्लड केवल हार्ट से लंग्स के बीच में ही सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो वो ग्रेटर सर्कुलेशन, क्योंकि वो पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इसीलिए उसको पल्मोनरी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन रहेगा उसको क्या कहेंगे, ग्रेटर सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पे केवल जो हमारा राइट वेंट्रिकल रहेगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, केवल और केवल लंग्स को प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा। तो ये शार्ट है, इस कारण से इसको लेसर सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लड इज पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने पहले भी बताया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है। किसके थ्रू जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाएगा। और मैंने बताया भी था ये सारी चीज़ें कि जो जितनी भी आर्टरीज रहती हैं उनमें ब्लड कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के जितनी भी आर्टरीज रहेंगी वहाँ पे ब्लड कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड रहेगा। ऐसे ही पल्मोनरी वेंस को छोड़ के, पल्मोनरी वेंस को छोड़ के जितनी भी वेंस रहती हैं वहाँ पे ब्लड कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन ब्लड एंड एल्ब्यूलाई ऑफ द लंग्स एट पल्मोनरी कैपिलरीज। तो जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स को जाएगा। फिर आर्टरी के बाद मैंने बताया था आर्ट्रियोल्स होता है, आर्ट्रियोल्स के बाद क्या होगा, वहाँ पे कैपिलरीज रहती हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज के बाद कैपिलरीज में ही वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जो पल्मोनरी कैपिलरीज होगा वहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में और एल्ब्यूलाई के बीच में वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो एल्ब्यूलाई रहती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है। और वहाँ पे जो वेन कैपिलरीज रहेंगी उसमें कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे जो CO2 का पार्शियल प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, कैपिलरीज में आ जाता है। और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है यहाँ पे कह सकते हैं जो CO2 रहती है वो कहाँ पे चली जाती है, एल्ब्यूलाई में चली जाती है। ठीक है, और हम एक्सपायरेशन के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। तो ये, और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस होता है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 फिर आ जाएगी लंग्स के अंदर, और वहाँ से जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में इंटर कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन में बताया था दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेंस। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फिर आगे चल के पल्मोनरी वेंस होंगी, पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो यही एक ऐसी पल्मोनरी वेंस है, यही एक ऐसी वेंस है पल्मोनरी वेंस जिसके अंदर जो ब्लड रहता है वो कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, thus left side of the heart contains oxygenated or arterial blood and the right side of the heart contains deoxygenated blood or venous blood। तो इसीलिए जो हार्ट होगा, हार्ट में लेफ़्ट साइड हमेशा कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जिसको आर्टीरियल ब्लड भी कह सकते हैं। बल्कि और जो राइट साइड हार्ट होगा उधर कैसा, राइट साइड जो हार्ट होगा उधर कैसा सर्कुलेशन होगा, ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी के इफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन को कह सकते हैं बनाने का काम करती है।
अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसमें देखो दिखाया भी गया है, दो तरह का सर्कुलेशन हम लोगों में होता है। कौन कौन सा? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, राइट साइड जो रहता है, लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, टिश्यूज को जा रहा है। तो देखो सबसे पहले एओर्टा होगा, एओर्टा से आर्टरीज निकलेंगी, आर्टरीज से फिर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन इधर राइट साइड होती है। राइट साइड में पूरी बॉडी, देखो पूरी बॉडी से कहाँ पे आएगा, ये पूरी बॉडी टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज से सिस्टमिक वेन्स, ये कह सकते हैं इसको, जो हमारी वेना कावा रहती है, वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाता है, वो लंग्स को जाता है। लंग्स में फिर यहाँ पे जो एल्ब्यूलाई दिख रही हैं, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, और जो गैसियस एक्सचेंज में जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ पे, कैपिलरीज में आ जाएगी, और वहाँ पे फिर ऑक्सीजन लेके वहाँ पे फिर से जो वेन्स होंगी, कैपिलरीज से वेन्स में, वेन्यूल्स में आएगा, वेन्यूल्स से वेन्स में, वेन से फिर कहाँ पे, हार्ट के अंदर आएगा ब्लड। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो जो लेफ़्ट साइड में ब्लू कलर का दिख रहा है, इधर ये कैसा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और राइट साइड में जो ब्लड रेड कलर का दिख रहा है, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इधर कौन सा सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हमेशा लेफ़्ट साइड में होगा, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो राइट साइड में होता है। इसीलिए में हम लोगों में जो सर्कुलेशन होगा वो कैसा रहता है, डबल सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये हम लोगों का सर्कुलेशन हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, कैसे वहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन होने के बाद वहाँ पे कैसे जो बहुत सारी मैकेनिकल कह सकते हैं इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है, जो एक हार्ट बीट के दौरान वहाँ पे होती है। ठीक है, जो हार्ट एक बार में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन के दौरान जो एक कंप्लीट साइकिल होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो एक हार्ट बीट में जो कंप्लीट सर्कुलेशन, हार्ट बीट में क्या होता है, दो कंडीशन होती है, लब डब की कंडीशन होती है, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। तो एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान कह सकते हैं, कंप्लीट हार्ट बीट का एक सीक्वेंस जो होगा, एक इवेंट्स होगा, उसके दौरान जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो कितनी रहती, 0.8 सेकेंड की होती है। नेक्स्ट है, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो हर एक हार्ट बीट के मेनली दो फेजेस रहती हैं हार्ट बीट के दौरान। कौन कौन सी? एक सिस्टोल जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्शन फेज बताया था, दूसरा डायस्टोल जिसको हमने बताया था रिलैक्सेशन फेज। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन फेज को हम डायस्टोल कहते हैं। तो ये दो फेजेज होती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, और ये दोनों फेज मिलके क्या बनाएंगी, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल का फॉर्मेशन करती हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज। तो सिस्टोल के दौरान क्या होगा, वहाँ पे जो सिस्टोल होगा, सिस्टोल कब होगा, सिस्टोल में हार्ट मसल्स जो होती हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इससे क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स रहेगा, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड प्रेजेंट रहता है वो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, और वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहाँ पे पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होते हैं और जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के जो वाल्व होंगे वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से ब्लड सर्कुलेशन का कह सकते हैं स्टार्ट रहता है। तो मेन फंक्शन क्या रहता है सिस्टोल का, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड इजेक्ट होगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, तो वहाँ पे
प्रेशर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। और जब हार्ट रिलैक्स होगा, डायस्टोल के दौरान क्या होगा, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स होंगी तो जो आर्टरिया हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो वेंस में आने वाला जो ब्लड रहेगा वो फिल होने लगता है और वह फिर अगली हार्ट बीट के लिए कह सकते हैं हार्ट वहाँ पे तैयार हो जाता है। तो मेन फंक्शन डायस्टोल का क्या रहेगा, वहाँ पे हार्ट रिलैक्स करेगा, ब्लड हार्ट के अंदर फिल होगा, वहाँ पे एट्रिया में ब्लड फिल होगा और वहाँ पे नेक्स्ट फेज के लिए तैयार होने लगता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये कंटिन्यूअस नेचर ऑफ कार्डियक साइकिल, तो ये जो हमारे कार्डियक साइकिल की कंटिन्यूअस नेचर रहता है जो वहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। हर बार यही कह सकते हैं पैटर्न वहाँ पे होता रहता है और वहाँ पे कंटिन्यूअस कार्डियक साइकिल कह सकते हैं साइकिल ये चलती रहती है और ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हैं बिना रुके हुए एक पूरा प्रोसेस होता रहता है, कभी हार्ट वहाँ पे रेस्ट नहीं करता है, ठीक है। और जितने भी हमारी बॉडी के आर्गन्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। तो इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल आर क्लासिफाइड इनटू टू। तो इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल जो कार्डियक साइकिल के दौरान वहाँ पे होती हैं, प्रोसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले, आप कह सकते हैं एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल वाले, और इसी तरह वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये एट्रिया के जो इवेंट्स होंगे, जो वेंट्रिकल के इवेंट्स होंगे, इसी के बेसिस पे वहाँ पे हम कह सकते हैं इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले डिवीज़न एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कौन कौन से डिवीज़न होती हैं। व्हेन द हार्ट बीट्स एट द नॉर्मल रेट 72 पर मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकेंड। तो हमारा जो हार्ट रेट रहती है वो कितनी रहती है, 72 पर बीट्स पर मिनट रहती है। तो एक कंप्लीट साइकिल जो होगी, वन कंप्लीट साइकिल कार्डियक साइकिल में को कंप्लीट होने में अप्रॉक्स वही 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है और 0.8 सेकेंड में एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो हार्ट रेट कितनी रहेगी, 72 पर बीट मिनट रहती है और एक कार्डियक साइकिल जो रहेगी वो कितनी रहती है, 0.8 सेकेंड की रहती है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टीरियल इवेंट्स की। आर्टीरियल इवेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स, पहला आर्टेरियल सिस्टोल, दूसरा आर्टेरियल डायस्टोल। तो जो आर्टेरियल इवेंट्स होते हैं, आर्टेरियल इवेंट्स में दो फेजेज रहती हैं, आर्टेरियल सिस्टोल की और आर्टेरियल डायस्टोल की। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होगा, हमारे जो दोनों आर्टेरिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड आर्टेरिया से वेंट्रिकल्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये साइकिल कितना ड्यूरेशन रहेगा, 0.11 सेकेंड्स की या 0.1 सेकेंड की कह सकते हो। मेनली इसका फंक्शन क्या रहता है, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज रहती है। आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और वेंट्रिकल्स फिल हो रहे होते हैं। सेकेंड होता है आर्टेरियल डायस्टोल। आर्टेरियल डायस्टोल का टाइम पीरियड क्या रहता है, 0.69 अप्रॉक्स, ठीक है। एग्जैक्ट 0.69 रहता है और अप्रॉक्स उसको 0.7 सेकेंड भी कहते हैं, ठीक है। तो आर्टेरियल डायस्टोल में क्या होगी, हमारे जो आर्टेरिया होंगे वो रिलैक्स करेंगे, आर्टेरिया जो रिलैक्स करेंगे जो ब्लड वीनस जो हमारे वेना कावा होंगे उनके थ्रू जो वीनस ब्लड आ रहा है वो कहाँ इंटर करेगा, राइट एट्रियम में इंटर करेगा। और जो वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, जो पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो जो ये ड्यूरेशन रहता है ये कितना रहेगा, 0.7 सेकेंड का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स में सबसे पहले वेंट्रिकुलर इवेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। ऐसे ही वेंट्रिकल्स का इवेंट्स भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है कितना रहता है, 0.3 सेकेंड का, ठीक है। एग्जैक्ट 0.27 का, लेकिन अप्रॉक्स जो एवरेज वैल्यू ली जाती है 0.3 सेकेंड की ली जाती है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होगा, जो दोनों वेंट्रिकल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और तो ब्लड कहाँ पे आएगा, ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी वेन्स में पंप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन कितना रहता है, 0.3 सेकेंड्स का रहता है, ठीक है। इसी तरह वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात की जाए तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना रहता है, 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स होंगे वो रिलैक्स कर रहे होंगे और जो आर्टेरिया होंगी
एट्रिया से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो ये ड्यूरेशन कितना रहता है, 0.53 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड रहता है। In clinical practice, the term systole refers to the ventricular systole and diastole refers to the ventricular diastole। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसी तरह जो डायस्टोल रहता है, डायस्टोल का पर्पज़ किससे रहता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल से। क्योंकि जो ब्लड पंप हो रहा होगा, तो जो ब्लड पंपिंग रहता है इसका मेनली फंक्शन क्या रहता है, वेंट्रिकल्स के द्वारा ही क्रिएट होता है। जो वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, वही मेनली फंक्शन के लिए, वही क्लिनिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सब डिवीज़न ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, दो स्टेजेस में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन्स। कौन कौन से, सबसे पहले आइसोमेट्रिक या फिर आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जो कि कितने सेकेंड का होता है, 0.05 सेकेंड का। तो इसमें क्या होता है, इस फेज में जो वेंट्रिकल्स रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो एवी वाल्व होंगे और जो सेमी लूनर वाल्व होंगे वो दोनों क्लोज्ड रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्लड कह सकते हैं बाहर नहीं निकलता, और वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो रैपिडली इंक्रीज करने लगता है। तो ये ड्यूरेशन कितना रहता है, केवल 0.05 सेकेंड का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड कितना दिया गया, 0.22 से 0.27 सेकेंड। तो जब वेंट्रिकल प्रेशर, वहाँ पे वेंट्रिकल्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो एओर्टिक और जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और वहाँ ब्लड जो होगा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 0.22 से 0.7 सेकेंड होता है। अब ये हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं सब डिवीज़न ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। तो सिस्टोल की मैंने बताई 2 फेज रहती हैं। अब डायस्टोल की कितनी फेजेस रहती हैं, तो इसको 5 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल को 5 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया। तो इसमें कौन कौन सी 5 स्टेजेस रहती हैं। सबसे पहले प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल कितना रहता है, 0.05 सेकेंड, 0.04 सेकेंड का। तो ये क्या होता है, ये इस फेज में क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज रहती है। ठीक है, इनिशियल फेज कह सकते हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की फेज रहती है। इस समय जो ब्लड रहता है, ब्लड इजेक्शन कह सकते हैं एंड हो जाता है, और वहाँ पे जो सेमुलर वाल्व रहते हैं वो बंद होने की तैयारी करने लगते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन को आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। तो ये कितना रहता है, ये 0.08 सेकेंड का रहता है। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में, तो इस फेज में जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाल्व रहेंगे, जितने भी वाल्व होंगे, चाहे वो एवी वाल्व हो या फिर सेमिलुनर वाल्व होंगे, दोनों वाल्व क्या रहेंगे, सभी वाल्व क्लोज रहते हैं। इसीलिए जो वेंट्रिकुलर प्रेशर रहेगा वो बहुत ही तेज़ी से क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो ब्लड का वॉल्यूम होगा उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, लास्ट फेज, नेक्स्ट फेज हो गई, थर्ड फेज कौन सा है, रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज कितनी रहती है, 0.11 सेकेंड की रहती है। तो ये कब होती है, जब एवी वाल्व वहाँ पे ओपन होंगे। ठीक है, और एट्रिया से जो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा होता है तेज़ी से, तो उसी को क्या कहते हैं, एवी वाल्व के रैपिड फिलिंग फेज कहते हैं, क्योंकि उस समय एवी वाल्व कम्प्लीटली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कम्प्लीटली ओपन हो जाएंगे तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में बहुत ही तेज़ी से आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रैपिड फिलिंग फेज कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया स्लो फिलिंग फेज, जिसको डायस्टेसिस भी कहते हैं। ये 0.19 सेकेंड की रहती है। इस फेज में क्या होगा, जो ब्लड फिलिंग रहती है वो उसका जो फ्लो रहेगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि पहले वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली कह सकते हैं एम्प्टी थे, तो उस समय ब्लड रैपिडली फिल होगा। फिर धीरे धीरे जब फिल हो जाते हैं तो उस समय जो प्रेशर हो जाता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी कारण से वहाँ पे जो ब्लड फिलिंग का फेज रहती है, जो ब्लड फिलिंग होता है उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स उस समय फिल हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही
धीरे धीरे फिल हो रहे थे, उनका जो फिलिंग फेज होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। अब लास्ट फेज होती है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, जो कितने सेकंड की होती है, 0.11 सेकंड की होती है। तो इस फेज में क्या होता है, जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल के कारण वहाँ पे होता है, वहाँ पे जो एट्रिया होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करके जितना भी ब्लड बचा रहता है वो वेंट्रिकल्स में वहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, एट्रियल किक भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और तेज़ी से ब्लड वहाँ पे इंटर कर जाता है वेंट्रिकल्स में। ये लास्ट रैपिड फिलिंग स्टेज होती है। तो ये 5 वेंट्रिकुलर डायस्टोल की फेज होती हैं। अब नेक्स्ट है एमंग द एट्रियल इवेंट्स, एट्रियल सिस्टोल अकर्स ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल हमेशा वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लास्ट फेज में होता है, ठीक है। इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है कि जो वेंट्रिकल्स हों वो कम्प्लीटली वहाँ पे ब्लड से फिल हो जाएं, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल इज नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट फेज सिंस इट coincides with the whole of ventricular systole and earlier parts of ventricular diastole। तो जो एट्रियल डायस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल को अलग फेज कह सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्राइमरी वहाँ पे सेम कह सकते हैं साइमल्टेनियसली वहाँ पे होती है, एक साथ दोनों फेजेज होती हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो एट्रिया रहेगा, एट्रिया वहाँ पे कंटिन्यूसली इस समय रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं और वहाँ पे ब्लड को रिसीव करते हैं। तो उस समय जो ब्लड होगा वो रिसीव कर रहे होते हैं और वहाँ पे एट्रिया रिलैक्स, एट्रिया में ब्लड एंटर कर रहा होता है, वेंट्रिकल्स वहाँ पे फिल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों फेजेज एक साथ होती हैं। ओके क्लास, तो आज हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कार्डियक साइकिल को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू क्लास।